जो कल क्वेश्चन लिखवाए थे उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो एक बार। तो पहले दो क्वेश्चन तो शो दैट के थे कि शो दैट द स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व xy इक्वल टू a स्क्वायर इफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा। ये तो प्रूव करने वाले हुआ या डिस्कस करने? हाइपरबोला का क्वेश्चन है वैसे। xy इज इक्वल टू a स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, उसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन वैसे हम जानते हैं। अगर वो नॉर्मल की इक्वेशन याद आ जाए तो उससे कर लो, अगर ना याद आए तो फिर डिफरेंशिएशन की मदद से तो कर ही सकते हैं। हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें हमें प्रूव करना था कि थीटा जो है वो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 से लेकर 2n प्लस 1 इंटू पाई या 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। अगर ये लाइन नॉर्मल है कर्व के लिए तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पिछले वाले सवाल की तरह ही है, एग्जैक्ट वैसा ही है। पिछले वाले में एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर था, यहाँ पर बस x प्लस ए इंटू वाई इक्वल टू 1 है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले दो सवाल हो गए, इसका मतलब मान के चलो। इसके बाद तुम्हें दिया था फाइंड द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x बाय a। इसका आंसर ढूंढने दो एक मिनट को। इसका आंसर आएगा a, जहां पर सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी थी और कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x बाय a। तो इसमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू a आएगी, भले ही तुम किसी भी पॉइंट पर बात कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर है। किसी को डिस्कस करना है तो बता दो, कर लेंगे। और फिर अगला था, अगर एक ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर px, एक कर्व है y इक्वल टू e की पावर px और प्लस px, हमें बताना था 0,1 पॉइंट पर अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बराबर है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर आएगा p इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। योगेश सेकंड वाला कौन सा बोल रहे भाई तुम? जो अभी सेकंड में बोल रहा हूं या जो पहले दो दिए थे उसमें? पहले वाले तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे से पहला हो गया उसमें दूसरा नहीं हुआ? सेम ही तो टाइप के सवाल है। सॉरी। तो उसमें ये बोला गया था कि एक कर्व है x प्लस ए इंटू वाई इज इक्वल टू 1। हमें कहा गया था कि जो x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p है वो नॉर्मल की इक्वेशन है। तो थीटा की वैल्यू प्रूव करो, इस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, पहले सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं। तो पॉइंट मानते वक्त मैं x कोऑर्डिनेट तो मान लेता हूं अल्फा, यहां से सोच के देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट आएगा 1 अल्फा प्लस a। ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस a का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इंटू में y, x प्लस a वैसा का वैसा, इंटू में आएगा y डैश इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां से सोल्व करेंगे तो y डैश की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए आएगी। माइनस वाई का मतलब होगा माइनस का 1 अपॉन अल्फा प्लस ए, एक्स प्लस ए का मतलब होगा अल्फा प्लस ए, मतलब बेसिकली ये आ गया माइनस का 1 अपॉन अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। वाई डैश ही आया है, मतलब टेंजेंट का स्लोप आया है। अब टेंजेंट का स्लोप आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप होगा अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात हम यहां से बता सकते हैं। सिमिलरली यहां से काम कर सकते हैं, यहां से अगर हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो हमें तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट ओवर वाई का कोफिशिएंट, मतलब ये आएगा बेसिकली माइनस का कोट थीटा। अब ऑब्वियसली नॉर्मल के स्लोप दोनों जगह से इक्वल आनी चाहिए, तो माइनस का कोट थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होगा अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कोट थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर आनी चाहिए। यहां से हम देख सकते हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। एक्चुअली इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, लेस देन 0 होगा।
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नंबर आएगा। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर अल्फा प्लस ए जीरो हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब पता चला कि कोट थीटा नेगेटिव होना चाहिए। हम जानते हैं कोट थीटा नेगेटिव होता है हमारे पास एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर एंगल पाई बाय 2, 0, पाई, 3 पाई बाय 2 और 0 पर दोबारा हमें एंगल मिलता है 2 पाई। तो अगर क्वाड्रेंट लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 से पाई लिखेंगे और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई लिखेंगे। अगर इन जनरल बात करनी हो कि कोई भी एंगल आ सकता है तो 2n पाई ऐड कर दो, क्योंकि 2n पाई ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 से लेकर 2n पाई प्लस पाई यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 से लेकर 2n पाई प्लस 2 पाई। ये आंसर है और यही अपने को प्रूव करना था। इन दोनों में किसी का कोई डाउट है? जो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल वाली बात, ये जो क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। इसके बाद दिया था फॉर द कर्व xy इक्वल टू c प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला क्वेश्चन किसी का डाउट है? फॉर द कर्व xy इक्वल टू c प्रूव दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन, डाउट है ये ज्योतिरादित्य? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर तुम्हें बोला गया था कि एक कर्व है xy इक्वल टू c नाम का। सबसे पहले तो वैसे तो फर्क पड़ता नहीं, हमें इसकी शेप पता है या नहीं पता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें शेप पता है तो बना लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि c पॉजिटिव है, वैसे एंड में फर्क पड़ेगा नहीं। इसने कहा है कि इस पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो, एक तरह से ये बोल रहे। मान लो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो तुम्हें प्रूव करना है कि इस टेंजेंट का वो टुकड़ा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है। जैसे मान लो ये टेंजेंट आया, अब इस टेंजेंट का वो वाला पार्ट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को ए पर, और यहां पर इंटरसेक्ट करेगा बी पर। हमें प्रूव करना है बेसिकली कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ही होगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पार्ट फंसा हुआ है ए बी वाला, उसका मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है। पी पॉइंट खुद होगा जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जैसे x1 या x1 छोड़ो, x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा होगा, तो इक्वेशन में पुट करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा c बाय अल्फा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, सोच के देखो। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, तो y डैश हमारे पास आएगा माइनस का y अपॉन x। अगर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस का c अपॉन अल्फा स्क्वायर। स्लोप आ गया, पॉइंट पहले से, यहां से हम टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हैं, वो आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये आएगी। अगर हमें a पॉइंट फाइंड करना है तो a पॉइंट फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 0 माइनस c बाई अल्फा इक्वल टू माइनस का c बाई अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा। माइनस सी कटेगा, अल्फा अल्फा कटेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, मतलब x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 2 अल्फा। तो a का x कोऑर्डिनेट 2 अल्फा होगा, x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे। अगर मैं x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूं तो ये बनेगा y माइनस सी बाई अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा स्क्वायर, 0 माइनस अल्फा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा c बाई अल्फा, c बाई अल्फा उधर जाकर ऐड होगा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2c बाई अल्फा। तो तुम चेक कर सकते हो, अगर a और b का मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 अल्फा बाई 2 करेंगे तो आएगा अल्फा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स का सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा c बाई अल्फा। तो यहां से तुम सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हो कि a और b का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खुद है जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। धन्यवाद। आया समझ क्या किया? नोट कर लो, किसी को दिक्कत है पूछ लो।
और 6 सवाल दिए थे। एक ये था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2। इसका आंसर ढूंढ के बता देता हूं मैं, दिक्कत हो तो ये डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर आएगा जो 1,2 से नॉर्मल पास करेगा उसकी इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। किसी का नहीं आया तो पूछ लो, डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पैराबोला का है तो होपफुली ये तो आ ही गया होगा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसके ऊपर तो तुमने। करना है डिस्कस, बोलो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो सबटेंजेंट सबनॉर्मल का, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इन द कर्व x रेज टू द पावर m प्लस n is equal to a raised to the power m minus n into y raised to the power 2n. Prove that the mth power of the subtangent varies as the nth power of the subnormal. करो जल्दी से, वही सबटेंजेंट और सबनॉर्मल के फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं है इसमें। चलो देखो क्या करोगे। हमें ये पता है कि सबटेंजेंट और सबनॉर्मल की जो लेंथ के फॉर्मूले हैं उन दोनों के लिए मुझे dy by dx यानी y डैश तो चाहिए होगा। तो पहले एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट मान लेते हैं। तो होगा क्या, जो m प्लस n है वो अपने पास आगे आएगा, इनटू में बचेगा x की पावर m माइनस n इक्वल टू a की पावर m माइनस n तो कांस्टेंट है, y की जो पावर 2n है वो आगे आएगी, y की पावर बचेगी 2n माइनस 1 और इनटू में बचेगा dy by dx। ठीक है, यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल लो। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, m प्लस n माइनस 1 भी आएगा। यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगी हमारे पास m प्लस n इंटू x की पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर m माइनस n और इनटू में आएगा 2n y की पावर 2n माइनस 1। ये हमारे पास dy by dx की वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सबटेंजेंट और लेंथ ऑफ सबनॉर्मल की। तो लेंथ ऑफ सबटेंजेंट का फॉर्मूला कल लिखवाया था, याद तो मुझे भी नहीं है, शायद y1 अपॉन m होता है। एक मिनट रुको, y1 अपॉन m होता है। तो मैं फिलहाल y लिख रहा हूं, वो या तो यहां पर भी y लिख लो, यहां पर xy यूज कर लो, या यहां पर y1 वगैरह लिख रहे हो तो यहां पर भी लिखना पड़ता है। तो मैं y लिख रहा हूं, y अपॉन m का मोड लिखवाया था। सॉरी, y अपॉन m का मोड मतलब y को dy by dx से डिवाइड करने, मतलब ये उल्टा होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये भी m माइनस n, तो यह आ जाएगा a की पावर m माइनस n इंटू 2n। अच्छा, y की पावर 2n माइनस 1 पहले से है, y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 2n बनेगा, डिवाइड होगा m प्लस n इंटू x की पावर m प्लस n माइनस 1। सोच के देखो, यहां पर a की पावर m माइनस n है और y की पावर 2n है, तो चेक करो यही सेम चीज लिखी हुई है ना ऊपर। तो इसकी जगह तुम क्या रिप्लेस कर सकते हो, x की पावर m प्लस n, वो उठाकर डाल दो। तो इन दोनों को मिलाकर जो टर्म बनेगी वो बनेगी x की पावर m प्लस n, इंटू में 2n लिखा हुआ है, अपॉन में आएगा m प्लस n, x की पावर m प्लस n माइनस 1। x की पावर जब कैंसिल होगी तो ये बनेगा 2n x की पावर m, अपॉन में आएगा m प्लस n।
ये हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ रही है फॉर्मूला लगाकर। इसके बाद बात की थी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की। अगर ये मुझे सही फॉर्मूला याद आ रहा है तो y इंटू एम का मोड लिखवाया था। एक मिनट रुको, ठीक है, y इंटू एम का मोड। तो y इंटू एन का मतलब क्या होगा, y इससे मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो वो आ जाएगा y m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m माइनस एन इंटू टू एन y की पावर टू एन माइनस वन। ये हमारे पास फिलहाल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो y की पावर टू एन माइनस वन इंटू y की पावर टू एन बनेगा, इंटू में a की पावर m माइनस एन है। इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस एन। x की पावर m प्लस एन नीचे आएगा, ऊपर लिखा हुआ है x की पावर m प्लस एन माइनस वन, तो नीचे बचेगा एक x। तो सोच के देखो, ये बन जाएगा m प्लस एन, इंटू में आएगा y का स्क्वायर, नीचे बचेगा टू एन इंटू एक्स। ये हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ गई। अब इसने कहा है कि प्रूव करो mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, मतलब सब टेंजेंट की mth पावर कर दो। और जो सब नॉर्मल है उसकी पावर n करनी है, इसकी पावर कर दी n। ये कह रहे हैं ये नंबर इसकी तरह वेरी कर रहा है। इसकी तरह वेरी करने से मतलब होगा कि बेसिकली जितनी वेरी करने की स्पीड इसकी होगी उतनी ही स्पीड से ये वेरी करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। जब कांस्टेंट ऑफ जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, वो वाला काम। तो इसकी पावर m कर लेना, इसकी पावर n कर लेना, दोनों को मैच करना, मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसके बाद? यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है शायद, एक मिनट को, यहां पर कट कटाकर सिर्फ x बचना था। अभी भी देख लेना कैलकुलेशन, बाकी काम ये करना है। तो दोनों की पावर m और n जो बोली गई है वो पावर कर देना। अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम आ जाए, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क हो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट हो रहा है, मान लो ये सपोज करो 2x आ रहा है और ये 3x आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है। दोनों की वेरी करने की जो स्पीड होगी एक तरह से सेम होगी। स्पीड कहने से मतलब है एक्चुअली सेम नहीं होगी, जितना इसमें वेरिएशन आएगा और इसमें वेरिएशन आएगा वो प्रोपोर्शनल होंगे। कर लोगे इसके बाद? बोलो भाई जल्दी, या करके दूं? या दिख ही नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है? कर लोगे? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत गलत लिख दी, मतलब वैसे लग तो नहीं रहा, मैंने आराम आराम से करी है, वैसे तो गलत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार देख लेना। वैसे तो दिख ही रहा है, देखो जब इसकी पावर m करोगे तो यहां पर x की पावर m आएगी, जब इसकी पावर n करोगे तो x की पावर n आएगी। ये ऊपर है ये नीचे, मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर m प्लस n जब इधर लेकर आओगे। जब इसकी पावर n करोगे तो y की पावर 2n, वो भी बना देगा x की पावर m प्लस n, तो वो कट जाएंगे, x और y पर डिपेंड करेगा नहीं। मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, वेरिएबल नहीं बच रहा है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, फिर अगला टॉपिक करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। स्क्रीन साफ नहीं दिख रही? बताओ भाई, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, फिर तो फायदा नहीं है पढ़ाने का आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इस पर भी ठीक ठाक सवाल पूछ लेते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स।
सॉरी, तो जैसा कि हम जानते हैं एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो लाइंस के पास होती है कि लाइंस में ही हम आज तक एंगल मेजर करते हैं, थीटा वगैरह ये सब कुछ। तो इसी की लाइंस की मदद से हमने थोड़ी सी एंगल की डेफिनेशन थोड़ी एक्सटेंड कर दी। हमने अब कहा कि अगर हमारे पास दो अलग अलग कर्व्स आ जाए, मान लो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज करो ये कर्व आया और ये कर्व आया, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करे इस पी पॉइंट पर। तो अगर हमें इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो उसका तरीका क्या होगा? तो उसको ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे हाथ में था कैसे डिफाइन करने। तो हमने इस चीज को डिफाइन इस तरीके से करा कि तुम क्या करो, जैसे ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स नाम का, ये सेकंड कर्व है y इक्वल टू जी एक्स नाम का, तो तुम क्या करो, पहले इस पॉइंट पर y इक्वल टू एफ एक्स के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट आ गया। फिर y इक्वल टू जी एक्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मान लो ये टेंजेंट आ गया। ठीक है, मान लो टेंजेंट है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मतलब पता लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसी को हम बोल देते हैं कि कर्व्स के बीच में एंगल यही होगा। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उससे फिर थोड़ा और क्लियर होगा, फिर दोबारा बोलूंगा। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between any two curves is defined as acute angle between the tangents to the curves at the intersection point. मतलब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जहां पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पर दोनों कर्व के लिए अपना अपना टेंजेंट ड्रॉ करो। उन दोनों टेंजेंट्स यानी स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट वो हमने बाय कन्वेंशन ले रखा है, ऑब्ट्यूस बोल देते तो ऑब्ट्यूस हो जाता। तो जो एक्यूट एंगल हमने ले रखा है वो जो एंगल आएगा उसी को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो हमेशा टेंजेंट के बीच में निकालना होगा। ठीक है, दूसरी बात, लाइंस के बीच में तो हमेशा एंगल ऑब्वियसली फिक्स रहते हैं, जो एंगल आ रहा है वही आ रहा है, थीटा थीटा इस तरफ। कर्व में एंगल चेंज हो सकते हैं, जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, ये दोनों कर्व हमारे पास कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें? 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो चारों पॉइंट पर हमें क्या करना होगा? टेंजेंट बनाने होंगे, चारों पॉइंट पर अपना अपना एंगल निकालेंगे। हो सकता है कि ये चारों पॉइंट पर जो एंगल आए वो अलग अलग आए। जैसे यहां पर क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए मान लो ये पी पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका अपना एंगल आएगा। यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो ये आगे, इसका अपना एंगल आएगा। यहां पर टेंजेंट मान लो ये आगे, इसका अपना एंगल आएगा। तो जरूरी नहीं है कि चारों एंगल इक्वल आएंगे, आने को आ भी सकते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है कि बाउंडेड है ही कि आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नोट है, वो लिख लो। इट इज पॉसिबल दैट the curves intersect at different angles at different points of intersection. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। If two curves, या इसको डेफिनेशन में लिख लेना, एक मिनट रुको। तो हो सकता है कि हर पॉइंट पर अलग अलग एंगल आए। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व्स, वो लिखो। इसकी डेफिनेशन लिखो, टू कर्व्स which intersect each other
90 डिग्री, या एक मिनट रुको, if the angle between two curves at each intersection point is equal to 90 degree, then the curves are said to be orthogonal to each other. तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो दो कर्व है, ये दो कर्व आगे सपोज करो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वही करेंगे, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो कर्व क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो दो कर्व हैं और वो 10 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 10 के 10 पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। मान लो 9 पर 90 डिग्री आ रहा है और 10वें पर मान लो 50 डिग्री आ गया, तो ऑर्थोगोनल कर्व नहीं कहलाएंगे। इस बात पे ध्यान देना, हर पॉइंट पर 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स मतलब एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, हर पॉइंट पर एंगल अलग अलग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है कि कर्व कैसे हैं, कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। और ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब अगर हर एंगल पर 90 डिग्री बने हमारे पास, ठीक है। इतना नोट करो, पहले कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। और एक बात का ध्यान रखना, एंगल सिर्फ वहीं पर निकालोगे जहां पर कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हो। मतलब ये गलती मत कर देना कि मान लो एक कर्व ये, दूसरा कर्व ये, और बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर ये भी नहीं होगा कि 0 डिग्री है, डिफाइंड ही नहीं है, मतलब ही नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलने का, सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलने का, क्योंकि ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन तो हो पहले। इसमें आगे लिख लो या क्वेश्चन के थ्रू देख लोगे, लिख लो चलो। टू फाइंड द ऑर्थोगोनल कर्व, चलो यहां पर भी लिख लो एक चीज, वो वैसे होपफुली वो समझ ही गए होगे, ऑब्वियस होगा कि तुम्हें क्या करना होगा, पहले इस लाइन का स्लोप निकालना होगा, इस टेंजेंट का। इस टेंजेंट का स्लोप मान लो m1 है, कैसे निकालोगे? अगर ये लाइन y इक्वल टू fx के लिए टेंजेंट है तो fx को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करने से जो f डैश x की वैल्यू आएगी वही टेंजेंट का स्लोप होगा, तो डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप आ गया। ऐसे gx को डिफरेंशिएट करोगे तो इस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, उसका स्लोप आ जाएगा। अगर दोनों टेंजेंट का स्लोप है तो इनके बीच में एंगल निकालना हमें आता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। होता है ये काम, और मोड इसलिए लिया क्योंकि हम नॉर्मली एक्यूट एंगल निकालना प्रेफर करते हैं, तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट आ जाएगा। लिखना अगर ये भी लिखना हो तो यहां पर लिखो टू फाइंड द ऑर्थोगोनल कर्व, ब्रैकेट में लिखो फैमिली ऑफ कर्व्स of y equal to fx, put dy by dx equal to minus 1 by f dash x and solve the differential equation। देखो वैसे ये जो कंसेप्ट है, जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखा है, ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर आएगा अपने पास, जो कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जाकर ये टॉपिक दोबारा उठाएंगे, वहीं पर मेन सवाल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि टॉपिक उठा है। तो कभी कभी वो हमसे ये बोल देते हैं कि जैसे मान लो ये कर्व है, सिंपल सा कर्व ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तुमसे बोल देगा इसके लिए ऑर्थोगोनल कर्व की इक्वेशन बताओ। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब क्या होगा? एक ऐसा कर्व होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान लो ये वाला कर्व आ गया एक, ठीक है, ये वाला कर्व इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पी पर और क्यू पर। अगर ऑर्थोगोनल है तो बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हमें बताना है, ऐसा कर्व बताना है। तो दो टाइप के सवाल आते हैं, या तो वो तुम्हें बोलेगा दो कर्व दे देगा, जैसे बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और साथ में बोल देगा एक्स वाई इज इक्वल टू आर। बोल देगा चेक करो ये जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। वो सवाल अभी करेंगे। तो क्या करोगे? पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे, स्लोप आ जाएंगे, स्लोप आ जाएंगे तो एंगल आ जाएंगे, उनके बीच में एंगल आ जाएगा। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो नहीं है। वो सवाल तो अभी करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, दो कर्व देने की बजाय एक कर्व दे देता है और बोल देता है इसका ऑर्थोगोनल कर्व निकाल के दो, क्या आएगा? ठीक है, होपफुली समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। या तो दो कर्व देगा और उनके बीच में एंगल पूछ लेगा 90 डिग्री है या नहीं है, चेक करो, या एक कर्व और एंगल दे देगा 90 डिग्री। अब बताओ क्या होगा? दूसरा कर्व, तो उसको निकालने के तरीके की बात करें तो यहां पर देखो हम क्या करें कि मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स आएगा। मान लो दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स। अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो इनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। मतलब एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो जी डैश एक्स कितना होना चाहिए? -1 बाई एफ डैश एक्स। तो वही लिखा हुआ है देखो, जी डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स। ऑब्वियसली ये वाला y और ये वाला y अलग है, ये वाला y एफ एक्स के इक्वल है, ये वाला y जी एक्स के इक्वल होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 बाई एफ डैश एक्स। तब जाकर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट इस एग्जांपल में लगाकर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है, पहले यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी -x अपॉन वाई। अब जो ऑर्थोगोनल कर्व हमें निकालना है वो निकालने के लिए क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, नया dy बाई डी एक्स लिख दो, और वो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, मतलब वो आ जाएगा y बाई एक्स। सेम चीज। अब तुम्हारे पास क्या बन गई? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, 12th में थोड़ा बहुत पता होगा, ये ऐसे काम करे हुए हैं तुम लोगों ने। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा? dy बाई वाई इक्वल टू dx बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मारोगे तो क्या आएगा? ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c। तो y इक्वल टू कितना आ गया? cx। यहां पर c हमारे पास होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है एक तरह से वेरिएबल है, यार इसमें फिर जाना पड़े। आर्बिट्री कांस्टेंट होपफुली पता होगा, 12th में पढ़ा हुआ। ऐसा कांस्टेंट होता है जो वेरी कर सकता है अपनी वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन में डिटेल में बात कर लूंगा, फिलहाल सुन लो बस। तो c की वैल्यू हमारे पास अलग अलग वैल्यू ले सकता है। तो तुम नोटिस करो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास कर रही है। तो एक तरह से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिला, कि जैसे एक लाइन ये आ सकती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तुमने सी की वैल्यू चेंज करी तो एक और लाइन आ जाएगी, सी की वैल्यू चेंज करते जाओ लाइन आती जाएगी, ठीक है। तो तुम नोटिस करोगे कि ये सारी की सारी लाइंस सर्कल के सेंटर से पास कर रही हैं। और हम जानते हैं अगर कोई एक सर्कल है और उसके सेंटर से कोई लाइन पास कर रही है तो वो पक्की बात है उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। और नॉर्मल और टेंजेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये सारी लाइंस इसके टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होंगी, और टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होंगी तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मतलब दो सारे कर्व ऑर्थोगोनल आएंगे। तो ये तरीका होता है ऑर्थोगोनल कर्व निकालने का, ट्रेजेक्टरी निकालने का। थोड़ा आइडिया दे दिया, अगर गलती से सवाल आ गया तो कर लोगे। बाकी डिटेल में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेट करना अभी मैंने जानबूझकर थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिए, कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर्व बन जाते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद ही कर पाएंगे।
फिलहाल हमसे वो ये पूछेगा, दो कर्व देकर पूछ लेगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। जो अभी तक बोला है उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई टॉपिक रिपीट करना हो या कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, दिक्कत है तो कुछ भी। इसका सिर्फ आइडिया ले लो, इसकी चिंता मत करो, क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। और दोबारा फिर बोलो, अगर तुमसे बोल दे कि ऐसे दो कर्व दे दे वैसी कि जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो तुम बोलोगे कि उनके बीच में एंगल डिफाइंड ही नहीं है। 0 डिग्री मत बोल देना, गलती से दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि वैसा सवाल दे दे और 3 ऑप्शन दे दे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और डी नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज मार्क करके आओगे। 0 डिग्री मत कराना। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। x square is equal to 32y and y square is equal to 4x at 16,8। तो यहां पर उसने हमारा थोड़ा काम आसान करके दे दिया, उसने पॉइंट पहले से बता दिया जिस पॉइंट पर एंगल निकालना है। करो जल्दी से। तो क्या करोगे, देखो पहला कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 32y, डिफरेंशिएट मार दिया, dy बाय dx आ गया x बाय 16। तो इस पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकालना हो, तो x की वैल्यू जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 16 वहां से उठाकर डाल दोगे, तो 16 बाय 16, यानी इसका स्लोप तो आएगा 1 के इक्वल। इसी तरीके से अगर सेकंड जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया जाए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये बनेगा 2y, dy बाय dx इज इक्वल टू 4। यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी 2 बाय y। और अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट 16,8 पर बात करें तो y की वैल्यू 8 पुट करनी होगी, इसका जो स्लोप है m2, उसकी वैल्यू आएगी 1/4। दोनों टेंजेंट के स्लोप आ चुके हैं। अगर हमें टेन थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मोड लगाएंगे ताकि ये एक्यूट एंगल है। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 बाय, बाकी तुम लोगों ने गलत बोला, मैंने गलत सोल्व करा, 3/5। अंजलि तेरा गलत था, वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 37 डिग्री पर टेन थीटा 3/4 होता है, ना कि 3/5। तो टेन थीटा 3/5 आ गया और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स 3/5। किसी को दिक्कत है पूछ लो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चेक द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द कर्व्स। y square इक्वल टू x एंड x square इक्वल टू y। तो मैं बेसिकली ये चेक करना है कि ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। प्रीवियस स्लाइड।
करें, हमें दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। पहले सिंपल से एग्जांपल कर रहे हैं, दोनों पैराबोला आएंगे, एक वर्टिकल पैराबोला आएगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मेरा मतलब है जो इनकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगी। दोनों पैराबोला हमारे पास दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, 0,0 और 1,1 पर। तो दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे कि इनके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, तो वही काम करना चालू करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 1। तो dy बाई dx की वैल्यू इसके लिए है 1/2y। इसी तरीके से अगर मैं जो दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से सिंपली dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब मुझे दो पॉइंट पर चेक करने, अगर मैं बात करूं एट 0,0, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, फिगर से हमें दिख रहा है कि 0,0 पर जो कनकेव अपवर्ड पैराबोला है उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस आएगा, जो एक तरह से कनकेव राइटवर्ड बोल दो, वैसे तो ऐसा कोई स्टेटमेंट होता नहीं लेकिन समझ जाओ ये वाला जो है इसके लिए टेंजेंट वाई एक्सिस है। देखिए जो, पर मैं इससे भी करके दिखाता हूं। 0,0 पर अगर m1 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब y को 0 पुट करने, 1/0 हमारे पास होगा नॉट डिफाइंड। तो एक तरह से m1 यहां पर इंफिनिटी को टेंड करेगा। अगर m2 की बात करें तो x को 0 पुट करोगे क्योंकि 0,0 पॉइंट है तो वो 0 आएगा। इंफिनिटी और 0 का मतलब टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक x एक्सिस आ रहा है दूसरा y एक्सिस आ रहा है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, 0,0 पर तो गया, लेकिन सिर्फ इस पर काम करना सफिशिएंट नहीं है, हमें हर पॉइंट पर करना पड़ेगा। अगर 1,1 की बात की जाए तो 1,1 पर हमारे पास पहले कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप आएगा 1/2, y की वैल्यू 1 पुट करनी है। दूसरे टेंजेंट का स्लोप आएगा 2 into 1 यानी 2। यहां से तुम देख सकते हो कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा। अब क्योंकि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, इसका मतलब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, और अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब हर पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा। हर पॉइंट पर 90 डिग्री नहीं बन रहा मतलब दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं होने वाले। द कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया पूछ लो, वैसे सिंपल सा सवाल है।